हेलो बच्चे, तो दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 12। तो उसका टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं कवर, ये डेफिनेशन पढ़ने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है क्या है। फिर हम लोग डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स हैं ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं, जैसे हो गया काउंटर आयन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ये सब के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे फटाफट देखिएगा। तो हम लोग पहले पढ़ने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है क्या। तो हम पहले से राइट करके रखें ताकि आपका टाइम सेव हो, कम से कम छोटा वीडियो बन सके। देखिएगा, तो आपको क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है क्या। एक कंपाउंड जो होता है वो, देखिएगा, इस कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है तो उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखेगा, राइट, और उसके बीच में एक सेंट्रल एटम रहेगा, और ये चारों ओर इसके जो रहेंगे लाइगेंड रहेंगे। हो सकते हैं कि बहुत सारे लाइगेंड रहें या सेम ही लाइगेंड बहुत सारे बार रिपीट करे, ठीक है। तो अलग अलग लाइगेंड्स भी हो सकते हैं और सेम ही लाइगेंड हो सकते हैं रिपीट कर दे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं ये मेटल, और ये जो लाइगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसको देकर, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से बनता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग से जो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों डायरेक्ट, है ना, शेयरिंग नहीं होगा, इसमें एक ही एटम है जो अगले को दोनों डोनेट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इस ऐसा कहानी होता है इसमें, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो समझ में आ गया होगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेंटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, राइट। चलिएगा, अच्छा, ये इसलिए बताना है, अब ये इलेक्ट्रॉन को ये डोनर होते हैं इसलिए इसे लेविस बेस, है ना, लेविस बेस भी कहा जाता है, राइट, क्लियर है। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए एसिड भी कहलाएंगे। चलिएगा देखिएगा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो फॉर्म करते हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में जो उसमें मेटल रहता है वो जनरली क्या रहते हैं, ट्रांजिशन मेटल ही होते हैं। उसके बारे में देखते हैं क्यों होते हैं। तो बिकॉज दे हैव, वो रखता है, वो जनरली क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं मेटल होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब खाली है तो आप एक्सेप्ट करने की उसमें क्षमता भी होता है, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये आपको, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए कि क्यों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि ट्रांजिशन मेटल है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना क्यों बनाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और इसके बारे में एक छोटे से टर्मिनोलॉजी है कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो एडिशन नाम ही है, देखो, एडिशन का मतलब सम, यानी मिलाकर, यूनियन, ठीक है। तो कंपाउंड्स होते हैं कि एक मतलब दो या दो से अधिक कंपाउंड होंगे, ठीक है, जो एक फिक्स्ड रेशियो में आपस में मिक्सड होंगे और उसके बाद, है ना, कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें वही है कि स्टेबल कंपाउंड जो रियली में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो स्टेबल कंपाउंड होते हैं जो एक मिक्स्ड होते हैं एक साथ, और फिक्स्ड स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में, यानी फिक्स रेशियो में मिक्स्ड होते हैं आपस में और एक कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड ये दो तरीके के होते हैं, ये आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं ये, और दूसरा डबल सॉल्ट बनाते हैं, डबल सॉल्ट्स बनाते हैं, राइट। तो ये जो एग्जांपल्स है देखिएगा, इसमें ये मिक्स्ड हुए आपस में, ठीक है, दो स्टेबल, है ना,
और ये क्या है, आपस में जो मिल के बनाए हैं एक कंपाउंड बनाए हैं। तो ये जो कंपाउंड है आपका डबल सॉल्ट है, और उसको रीज़न बताएंगे डबल सॉल्ट क्यों है, ठीक है। और ये देखो यहाँ भी दो लोग मिले हैं, ठीक है, और यहाँ एक बनाए हैं। इसी को और लिख सकते हो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरह से। कॉपर इसमें बन चुका है और ये लाइगेंड है NH3। ये आइसोमेरिज्म में आप पढ़ोगे कैसे लिखा जाता है, राइट। तो ये एक्चुअल क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, राइट। तो देखिएगा ये एडिशन कंपाउंड दो तरीके के हो सकते हैं, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। तो एडिशन इसका डेफिनेशन ध्यान में रखिए, कुछ नहीं है, ये दो या दो से अधिक स्टेबल कंपाउंड आपस में मिल के एक फिक्स रेशियो में जो कंपाउंड बनाते हैं वही कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड। और ये दो तरीके हो टाइप्स, इसके टाइप्स हो गए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट। अब इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं, राइट। देखिएगा, तो अब यहाँ से डबल सॉल्ट के बारे में देखते हैं। तो ये आपको पता चलेगा कि एडिशन कंपाउंड का ही ये टाइप्स है, तो एक तरह का एडिशन कंपाउंड ही होंगे। अब ये क्या होता है कि डिसोसिएट कर देता है जब वाटर में या कोई एक सोल्यूशन में जब डालेंगे, या कोई है ना मेल्टिंग चीज़ में, मेल्ट वाली चीज़ में कोई डालेंगे, ठीक है। तो वाटर में जब डालते हैं तो जिससे ही मिल के बना है उसके आपस आप क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। वही सिंपल आयंस में क्या होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। तो देखिएगा जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है, अब वो जो पहले जैसा नहीं रहता है, तो इसलिए आइडेंटिटी अपना लूज कर देता है। तो ये समझ में आ गया। तो डिसोसिएट इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में, ठीक है, ब्रेक हो जाता है जब पानी में डुबाया जाता है। जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं, ये इसका कार्नालाइट, इसका नाम है कार्नालाइट, इसका नाम याद रखिएगा, फार्मूले भी याद रखना है, क्योंकि इस पे बेसिस पे बहुत सारे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो आप मार्क्स 1 से 2 मार्क्स तो कट जाएंगे आपके। देखिएगा ये पोटास एलम का फार्मूला है, पोटास एलम, राइट। और ये आपका मोर साल्ट का है, मोर साल्ट। और ये टाइटन सॉल्ट है, ये टाइटन सॉल्ट है, ठीक है। ये टाइटन सॉल्ट इसका नाम है। तो इसको फार्मूले चारों को याद होने चाहिए, एक तरह का डबल सॉल्ट होते हैं, इसमें फार्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। और एक बात बताते हैं कि किस तरह से ब्रेक करते हैं, जब पानी में डालेंगे तो अपने आयंस में कैसे ब्रेक होंगे। तो देखिएगा इसमें आयंस में K+ में ब्रेक हो जाएंगे, राइट। फिर Cl- में ब्रेक हो जाएंगे, मैग्नीशियम +2 में ब्रेक हो जाएंगे, Cl-। और इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो वाटर में तो अपने मिक्स हो जाएंगे, राइट। तो चलिए आपको ये 3 तरह के इसमें आयंस मिले, 3 अलग अलग तरह के आयंस मिले, यानी 3 टाइप का बोल सकता है, 3 टाइप्स ऑफ है ना आयंस मिले। जब इसको ब्रेक करेंगे, मतलब जो वाटर में डिजोल्व करेंगे यानी डुबाएंगे, तो आपको 3 तरह के आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। और इसमें आप देखो जब ये वाटर में डिजोल्व होंगे तो 3 मतलब कितने आयंस में ब्रेक होंगे। तो K देखो इसमें पोटेशियम है तो K+ में इसमें भी होंगे, और सल्फेट है तो SO4 2- सल्फेट आयन, एल्युमिनियम Al है ना 3+ ब्रेक हो जाएंगे। और बताना है सल्फेट तो यहाँ पर लिखिए दिए, फिर सल्फेट आया, फिर वाटर तो वाटर में रह जाएंगे। तो इसमें भी 3 तरह के आयंस मिले, 3 टाइप्स के। चलिए इसमें आइए तो Fe+2 और SO4 2- और NH4+ अमोनियम आयन, और कुछ नहीं। सल्फेट तो लिखी थी, इसमें भी 3 तरह के मिलेंगे, ठीक है। 3 तरह की, सब मेंशन आपको कर लेना है, जो जो ब्रेक में टूट के है ना आपको लिख रहे हैं आपको मेंशन कर लेना है, ठीक है, कितने आयंस में, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्ट पता है क्या पूछा जाएगा कि पोटास एलम है जब पानी में डिजोल्व करेंगे, एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो कितने आयंस में ब्रेक होंगे, टाइप्स ऑफ आयन बताओ, कितने टाइप्स ऑफ आयन में ब्रेक होंगे। तो पहली बात है पोटास एलम जिसका फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे पता चलेगा कैसे ब्रेक होंगे, राइट। तो आपको पोटासियम का पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए था ना, यहाँ से पता चलेगा कैसे कैसे ब्रेक होगा, आपको ब्रेक करना पता चल गया, ठीक है।
तो आपको फार्मूले पता होना जरूरी है, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके। तो नंबर ऑफ आयंस है ना निकालने के लिए, कितने आयंस में ब्रेक होंगे, तो फार्मूले एकदम एक्चुअली ज़्यादा, इसमें तीनों ऊपर जो है ना ये ज़्यादा दे दिया गया है, ये भी पूछे जा सकते हैं, इसको भी याद रखना है, ठीक है। इसको ये तो तीनों कंपलसरी याद होने ही चाहिए। तो अब ये कैसे ब्रेक होंगे, लास्ट के प्लस पोटेशियम है, मैग्नीशियम Mg2+ और सल्फेट आयन 2- बस वाटर तो वाटर में ही रह जाएंगे। चलिए आपको समझ में आ गया होगा डबल सॉल्ट होता क्या है। तो एडिशन कंपाउंड ही होते हैं जो अपने जब वाटर में डालेंगे तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, राइट। बस यही है। और अब पहले जैसा रहेगा नहीं, जिससे मिल के बने तो उसी में आ जाएंगे। और ठीक है, और डबल सॉल्ट होते क्या है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ठीक है, राइट। चलिएगा देखिएगा आगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं एक तरह का एडिशन का ही टाइप से। तो डोंट एसोसिएट होते हैं, मतलब अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। बात ये है, ये ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नाम रखा गया कि आपस में ये क्या होंगे, ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है, जब वाटर में डिजोल्व करेंगे। इसलिए ये रिटेन अपना आइडेंटिटी नहीं खोएगा, उसके अपने पास ही रहेगा। रिटेन मतलब उसी स्थिति में होना, ठीक है, ठीक है, वो जमा रखेगा अपने स्थिति में, ठीक है, आइडेंटिटी नहीं खोएगा। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, जैसे में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जैसे में होता है क्या कि मान लें कि एक एग्जांपल देते हैं K4Fe(CN6) ऐसा। तो इसको जब आयंस में है ना, ये तो काउंटर आयन होता है, मेन तो आपको ये है, तो आपको ये है ना 4, आपको आगे चलकर बताएंगे कि काउंटर आयन होता है ये ऐसे होता है Fe(Cn), इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये, ठीक है। तो ये इसमें का जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना, जो, ठीक है, ये आपको ये क्या है आपका, है ना, अनायनिक, है ना, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, आपको बताएंगे। तो ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, देखो ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स जो इसमें है ये, ठीक है, देखो इसी कारण देखो अनायनिक है ना, क्योंकि इस पे जो कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए अनायनिक है ना कॉम्प्लेक्स होते हैं ये। और ये देखिएगा, तो इसमें आप देखना एक बात क्या, कि इसमें आपको ये ब्रेक नहीं होता है, ये जो बॉक्स के अंदर है ना वो ब्रेक नहीं होगा। ये जो बाहर ब्रेक किया है ना, ये तो काउंटर आयन होता है, ठीक है, ये चार्ज को सिर्फ न्यूट्रलाइज करता है। 4 के प्लस होंगे, ये 4 नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है, ये चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है बस, और कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एक्चुअली ये, राइट। चलिए क्लियर है। तो यही कारण ये ब्रेक नहीं होता है, ये एज इट इज रहता है, ठीक है, यही कारण ये डिजोल्व जब करोगे तो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। देखो अभी इसमें कह रहा है कि कौन सा जो सोल्यूशन में है ना, एक्वस सोल्यूशन में जो होगा, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में आपको कौन ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो कह रहा है ब्रेक करेगा तो Fe+3 कौन देगा, ठीक है। तो ये तो ब्रेक होगा नहीं, आपको पता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है तो ये तो ब्रेक होगा नहीं, ये भी ब्रेक होगा नहीं, ठीक है, चलो वो तो होगा नहीं, ठीक है। और ये ब्रेक होगा, देखो ये ब्रेक अगर करते हो तो कैसे कैसे होंगे, अमोनियम आयन में ब्रेक होगा बाबू, ठीक है, सल्फेट आयन में ब्रेक होगा, ठीक है, Fe+2 में ब्रेक होगा और सल्फेट आयन जल, ठीक है। तो देखो इसमें Fe मिला लेकिन +2 मिलेगा, यहाँ पर देखिए एक्सचेंज होगा, ठीक है, ये 3 यहाँ हाँ क्रॉस हो जाता ना वैलेंसी। तो यहाँ पर देखना Fe पे आपको 3 प्लस, पहले वाला तो हमेशा कटायन होता है, ठीक है, और सल्फेट आयन, ठीक है, 2-, ठीक है। तो देखो ये +3 इसमें मिलेगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, आ रहा समझ में। तो देखिएगा तो आगे बढ़ते हैं फिर, तो डी आंसर हो जाएगा। कह रहा है एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटासियम है ना, गिब्स है ना। तो आपको पोटासियम का 3 टाइप्स ऑफ आयंस मिलता है, पोटासियम में पता है ना,
K2SO4 है ना, Al2SO4 3 है ना, 24H2 ये होता है। ठीक है, आपको ब्रेक करके बताए थे कि आपको पोटासियम का ये फार्मूला होता है, तो K प्लस बच्चा और SO4 2 माइनस में होगा और Al3 प्लस में ब्रेक होगा और कुछ नहीं। ठीक है, सल्फेट तो आयन फिर रिपीट हो ही जाएगा। ठीक है, और वाटर तो वाटर में ही रह जाएंगे। तो देखिएगा, तो 3 तरह के आपको मिलेंगे आयंस। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ आयन मिलेंगे। इसीलिए देखिए हम बताए थे कि पोटासियम जिनको फार्मूला याद रहेगा तभी तो पता करेंगे। ठीक है, ऐसे तो आप रट सकते हो, कितना रटोगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, तो फार्मूले याद रखने बहुत ज़रूरी है। चलिएगा आगे। अब ये फार्मूले याद रखना, क्लोरोफिल है ना, ये डायरेक्ट याद रखना, हीमोग्लोबिन, बिलिंगसन है ना, बिल्किंसन कैटलिस्ट एंड विटामिन B12 और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, आयरन और कोबाल्ट और रोडियम का। ठीक है, तो देखिएगा ये अभी समझ में नहीं आएगा, समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से। देखो, ये मतलब ये क्लोरोफिल है ना, जो हीमोग्लोबिन है, इसका जो स्ट्रक्चर देखिएगा तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं डब्बा रहेगा इसका स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर में जो मेन जो सेंट्रल एटम रहेंगे ना, वो ऐसे रहेंगे। कौन रहेगा क्लोरोफिल में, रिस्पेक्टिवली लिखा हो सबसे पहले इन्हें, मैग्नीशियम है ना, क्लोरोफिल के जो सेंट्रल एटम रहेंगे ना मैग्नीशियम रहेंगे, हीमोग्लोबिन के जो सेंट्रल एटम रहेंगे ना आयरन रहेंगे, और ब्लिकिंसन कैटलिस्ट जो रहते हैं, ठीक है, वो कोबाल्ट रहेंगे उसमें, और विटामिन B12 के जो है ना रोडियम रहेंगे। उल्टा लिखा गया थोड़ा सा, देखो अच्छा थोड़े से ना मिस्टेक हो गए। ठीक है, देखो ऐसे है, थोड़े से मिस्टेक हो गया बच्चा, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, रोडियम जो होता है ना वो इसका होता है विल्किंसन कैटलिस्ट का। ठीक है, तो थोड़ा करेक्शन कर लेना बच्चा। ठीक है, रोडियम का, ठीक है, रोडियम का आप कर लेना विल्किंसन वाले। ये बस आगे पीछे देखो, ये ठीक है, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, आयरन, ठीक है, ये आगे पीछे हो गया। ठीक है, एंड वाला है ना, ये बस इधर कर लेना, ये इधर कर लेना, कुछ नहीं करेक्शन करना। ठीक है, क्वाल्ट हो जाएगा विटामिन B12 का। ठीक है, इधर चला जाएगा और विल्किंसन वाला इधर आ जाएगा, बस इसको इधर इधर कर लेना, एंड RH इधर, CO उधर। राइट, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। ठीक है, क्लियर है। चलिए इस पर अब इसको देखिए फार्मूला बताते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट में होता है, अभी जो यहाँ से साफ नज़र आ जाएगा, रोडियम इसका मौजूद है। अभी बताते हैं ना, रोडियम विल्किंसन का होता है, तो सेंट्रल मेटल एटम यहीं पर होता है। ठीक है, आपको आगे चल के सिखाएंगे। तो देखो ये है ना, इसके जो सेंट्रल एटम हुए वो रोडियम है, इसी कारण है ना, इस ये बोल देते हैं कि ये RH का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। चलिए विल्किंसन हो गया, आगे देख लीजिएगा। क्लोरोफिल का जब स्ट्रक्चर देखिएगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का है। इसमें जो सेंट्रल में Mg देखो बीच में, अगर ना दिख रहा हो तो हम हाईलाइट कर देते हैं, Mg लिखा हुआ है। राइट, तो सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं आपको Mg होता है। क्लोरोफिल में आपको पता है मैग्नीशियम होता है। चलिएगा, इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस फील करवाने के लिए आपको दिए। ठीक है, कि क्लोरोफिल में सर आप कैसा ना फील कराइए, कैसे कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं कि Mg का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। हीमोग्लोबिन ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है। देखो Fe बीच में बैठा हुआ है, Fe बीच में बैठा हुआ है, आयरन। ठीक है, तो देखो एक तरह का स्ट्रक्चर जो हीमोग्लोबिन का होता है, जस्ट फील के लिए। ठीक है, आपके पास लाए इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको नज़र आएगा इसमें। ठीक है, चलिएगा, क्लियर है। तो आयरन हीमोग्लोबिन के है ना, आयरन होते हैं सेंट्रल एटम। ठीक है, और एक और देख लीजिएगा विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या था, कोबाल्ट। इसे अगर देखिएगा स्ट्रक्चर में, देखो CO बैठा हुआ, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो आपको हम बता दे रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बस जस्ट फील के लिए CO। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर नहीं पूछने जा रहा है इसका। चलिएगा, क्लियर है। जस्ट फील के स्ट्रक्चर कुछ होता है इस तरह से, इसको सेंट्रल एटम जो होते हैं वो कोबाल्ट होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है विटामिन B12। राइट, तो कोबाल्ट होते हैं इसमें। क्लोरोफिल, अब क्वेश्चन है क्लोरोफिल कंटेंट, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, आपको पता है, तो और मैग्नीशियम लिखा गया। ठीक है, अरे टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ी सी, तो कुछ और कर लेना इसमें। ठीक है, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट कर लेना है आपका बच्चा, और एक रोडियम कर लेना। राइट,
तो चलो इसमें कौन आंसर करोगे? मैग्नीशियम क्लोरोफिल। ठीक है, चलो ए बी सी और डी कर लेना। ठीक है, चलो बच्चा आगे। क्लोरोफिल मैच द फ्लोइंग। क्लोरोफिल आपको पता है कि सीधा मैग्नीशियम के पास जाओगे यहाँ। और ब्लड पिगमेंट जो होता है वो इसके टाइप्स होते हैं। ये हीमोग्लोबिन इसके टाइप होते हैं, हीमोग्लोबिन, राइट है बच्चा। इसके टाइप्स ही होते हैं। ब्लड पिगमेंट का ही एक टाइप होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में कौन होता था? आयरन होता था। तो ये आपको ब्लड यहाँ आयरन आ जाएंगे। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट में कौन आएगा बच्चा? ठीक है, आपको रोडियम आता है, रोडियम। ठीक है, और विटामिन B12 में क्वाल्ट आता है। एक एक्स्ट्रा आपको है ना नज़र घुमाने के लिए दिया गया था आपको। ठीक है, जो है ना ताकि डिफिकल्ट हो जाए थोड़े से। ठीक है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना, चलेगा। अब आपको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? तो द कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्या होता है होमोलेप्टिक में जो एक वन टाइप ऑफ लाइगेंड प्रेजेंट होता है ना। बस बहुत सिंपल है, सेंट्रल मेटल एटम और एन बॉन्डेड विद ओनली वन काइंड ऑफ लाइगेंड। ठीक है, यानी एक ही टाइप के है ना प्रेजेंट हो। जैसे मान लें कि ऐसे एग्जांपल दिया होगा, देखो मान लें कि ये ठीक है, तो ये देखो CN है ना वही छा वाला है। ठीक है, जैसे मैं इसका एक ही टाइप का इसमें आपको प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है, एक ही टाइप का इसमें F ही बीच में है। ये CN इधर हो गया, CN इधर हो गया। ठीक है, और ये आपका इधर हो गया आपका CN राइट, और इधर CN इधर हो गया, CN इधर हो गया, राइट। तो ये इस तरह का इसका फिगर होता है। इसका अगर देखोगे और माइनस कर लीजिएगा तो देखिएगा आपको इस तरह का इसका फिगर होता है। तो और माइनस, ठीक है, देखिएगा। तो आपको ये करना क्या, ये देखो ये दिखाता है कि इसके ऊपर है, ये इसके अंदर है। जैसे मान लें कि ये चीज़ है, मान लें कि कॉपी है। देखो ये उससे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं, बस ये नोटेशन है कि अगर ये प्लेन है तो प्लेन में दिखा रहे हैं ये वाला कि ये प्लेन में लाइक कर रहा, ये वाला जो दिखा रहे हैं, ठीक है, साइन से, ठीक है, ये दिखाते हैं कि प्लेन के ऊपर है इस तरह से। और प्लेन के अंदर तो ऊपर से नज़र आएगा नहीं, तो उसको दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं लाइनिंग से। क्लियर है, डॉटेड लाइन। चलिएगा, तो आपको क्लियर हो गया वन टाइप ऑफ लाइगेंड। देखो इसमें एक्वा है, ये आपको सिखाएंगे कि लाइगेंड की नेमिंग, ये साइनो या साइनिडो बोलते हैं इसको। देखिएगा, तो इसमें क्या है ना, एक 6 बार यही 6 है ना, यही आया, एक ही आया है, लेकिन 6 बार आया लेकिन एक ही आया। CN भी 6 बार आया लेकिन एक ही बार, एक ही टाइप का आया है, इसमें कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, तो बस यही सिंपल कहानी इसमें। और हेट्रोलेप्टिक, हेट्रो मतलब डिफरेंट है ना, और वन मोर देन वन टाइप ऑफ लाइगेंड। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट रहेंगे, जिसमें एग्जांपल देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें देखो NH3 5 बार आया है, साथ में Cl भी आया है। ठीक है, इसका मतलब जो कोबाल्ट है इसमें जो कनेक्शन रहेगा, जो 5 बार अगर मान लेते हैं 2 2 4 5 NH3 है, तो साथ में एक Cl भी आया है। ठीक है, NH3 के साथ। क्लियर ये बात, NH3 के साथ है ना। ये आपका कहानी है इसमें। ठीक है, ये इसका कहानी। क्लियर आ गया होगा समझ में? ठीक है बाबू, क्लियर है। तो आपको देख लो इसमें क्या है ना कि दो तरह के, एक NH3 अमोनिया आ रहा है और एक इसका मतलब एमीन है। ठीक है, और एक क्लोरो आ रहा है। ठीक है, तो दो तरह के आ रहे हैं, मतलब एक से अधिक टाइप का आ जाए ना तो आपको हो जाएगा हेट्रोलेप्टिक। बस यही है, खत्म। तो अब आगे देखो, एक दूसरे टाइप पे बेसिस पे टाइप पे बांटा गया है कॉम्प्लेक्स को, कंपाउंड को दूसरे टाइप पे है ना, पॉजिटिव चार्ज उस पर चार्ज के बेसिस पे बांटा गया है कंपाउंड को। ठीक है, वो ये जो बांटा गया था ना,
लाइगेंड के बेसिस पर, है ना, लाइगेंड के बेसिस पर बांटा गया था कि हेट्रो वो काइंड्स ऑफ लाइगेंड, ठीक है, जो वन टाइप का या मोर देन वन टाइप, हेट्रो और होमो, ठीक है। और ये आपको कैटायनिक है जो चार्ज के बेसिस पर बांटा गया। तो अगर जो आपको सिखाएंगे आगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो जो बॉक्स के ऊपर चार्ज सहित जो होता है ना कंप्लीट ये सेटअप, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो ओवरऑल नेट चार्ज जो होंगे, अगर नेट चार्ज अगर नेगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो कैटायनिक, अगर नेगेटिव रहेंगे तो अनायनिक। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको अब बताते हैं किस तरह से। देखो जैसे मान लो कि ये तो ओवरऑल चार्ज देखो डब्बा पे पॉजिटिव है, ठीक है, डब्बा पे ओवरऑल चार्ज अगर पॉजिटिव आ जाए ना, ठीक है, तो आपको समझ जाइएगा क्या है वो कैटायनिक है। बस सिंपल है, वही बात है। आपको दिख रहा है कैटायनिक वाला से डब्बा के ऊपर, तो समझिएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, बात बस इतना ही सा है। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा, है ना, अगर ओवरऑल चार्ज नेट चार्ज अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब वही डब्बा के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसी को बोलते हैं। डब्बा है देखो नेगेटिव चार्ज है, ये पूरे सेटअप को ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसके अंदर वाले को कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, आपको सिखाएंगे। चलो तो ये ओवरऑल डब्बा पे आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है इसलिए बोलेंगे जो टाइप है अनायनिक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अनायनिक बोलेंगे, राइट, अनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें पहचानना है कि कौन सा होमोलेप्टिक है। होमोलेप्टिक क्या होता था, जो ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड होते थे। तो देख लो इसमें तो ये वन टाइप ऑफ लाइगेंड है, इसमें भी, और इसमें तो दो तरह के होमोलेप्टिक है। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। ये इसमें कहीं ना कहीं और कुछ होगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स आर होमोलेप्टिक, तो होमोलेप्टिक तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसमें कुछ और कुछ कर लेते हैं हम लोग, कुछ और अटैच कर देना बाबू इसमें, ठीक है। चलो इसमें Cl अटैच कर देना, तो ये C आंसर हो जाएगा। एक ही कोई आंसर करना था हमें, ठीक है। तो होमोलेप्टिक वही होंगे जो ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड रखेंगे, ठीक है ना, तो फिर दोनों आंसर होता है ये C। क्लियर है बाबू। देखो इसमें दो तरह के लाइगेंड है, NH3 का है, क्लोरीन भी, NH3 भी क्लोरीन भी, राइट। तो आपको ये देख लो, नहीं तो आप दोनों आंसर कर लेना, ठीक है। नहीं तो Cl अटैच कर देना, तो दो तरह के ये हो जाएंगे, इसलिए नहीं होगा। तो होमोलेप्टिक 1CN ही, ठीक है, तो ये C आंसर हो जाएंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग को हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक में देखना बच्चा, ठीक है। हेट्रोलेप्टिक में क्या होंगे, एक से अधिक रहेंगे, ठीक है, एक से अधिक टाइप के, है ना, रहेंगे। तो देख लो इसमें भी मिस्टेक थोड़ा सा इतना, ओहो, हेट्रोलेप्टिक में है ना, देख लेना बाबू, ठीक है। इसमें देखिएगा क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा, तो ना तो दोनों मार लीजिएगा फिर, ठीक है। वन वन है ना, वन टाइप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ, है ना, लाइगेंड रहते हैं। तो इसमें भी मोर देन वन टाइप ऑफ लाइगेंड है, तो कोई हटाना पड़ेगा इसमें। चलो इसमें हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो चलो ये आंसर फिर बी कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। जो यहाँ पर जो फर्स्ट में जो बैठा हुआ रहता है ना, वो मेटल सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। उसके अलावा जो बच जाते हैं ना, इनको दिक्कत हो रहा है पहचानने में, तो उसके अलावा जो रहेंगे ना वो आपको लाइगेंड होते हैं, ठीक है। तो अगर एक टाइप से अलावा जर दिख रहा तो बस सिंपल है, बहुत ईजी है हेट्रोलेप्टिक होमोलेप्टिक पहचानने में। एक ही तरह का दिख रहा है तो समझो होमोलेप्टिक है, बात खत्म। चलिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशंस। तो देखिए यहाँ से ना पहले आपको बांटना सिखाते हैं, ब्रेक करना सिखाते हैं। ये देखिएगा जो नीचे है ना वो एक्सचेंज हो जाता है, ये इधर वो तोड़ना आपको ब्रेक करना सिखाते हैं इसको पहले, मतलब काउंटर आयन को, ठीक है। तो देखिएगा ये तो ब्रेक होता नहीं है, तो पहले ये इस पर एक बात और जानिएगा, जैसे NaCl है, जब आप ब्रेक करते हो तो Na प्लस और Cl माइनस ब्रेक करते हो, कुछ नहीं तो 1 1 है।
तो 1 चार्ज आया इस पे, यानी प्लस का मतलब 1 हो गया, +1 -1 1 इस पे गया। और ये पहले वाला हमेशा प्लस रहेगा, जब भी इस पे आएगा चार्ज तो प्लस ही आएगा, बाद वाला पे हमेशा माइनस आएगा, राइट। तो पहले हमेशा प्लस वाला ही होता है। तो ये डब्बा पे आएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। डब्बा पे 2 आएगा तो हमेशा प्लस ही आएगा क्योंकि पहले बैठा हुआ है। तो डब्बा पे क्या आएगा, NH3 और 5 Cl, ठीक है। तो ये प्लस आ गया। और Cl पे कुछ नहीं तो ये है ना, पूरे डब्बा के पास 1 था तो 1 उस पे जाएगा, तो माइनस चार्ज जाएगा ना, तो -1 माइनस लिख देते हैं, ठीक है। तो Cl माइनस में ब्रेक होगा, लेकिन चार्ज तो यूटिलाइज होना चाहिए। तो 2 प्लस है 2 नेगेटिव, तो 2 को यू रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेक होंगे, राइट। ये आपको ब्रेक करने आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें टोटल अगर चार्ज है ना, आयन अलग अलग तरह के आयन से अगर बात करी जाए तो आयन्स है ना, आप देख सकते हो कि कितने आयन्स होंगे, राइट। तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ठीक है। तो इसमें टोटल आयन्स कितना होगा, 2 Cl है और एक ये है, तो 3 हो गए टोटल आयन्स, ठीक है। तो आपको देखना ये है, तो आपको सबसे ज़्यादा देखना है कि आयन्स किससे में होंगे। तो देखिएगा इसमें कह रहा है कंडक्टिविटी है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होते हैं, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयन्स, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे, इसको ब्रेक करके आपको सिखा दिए। तो इसमें 2 Cl है और एक ये खुद कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो 3 हो गए। अगर इसमें तो फिर ये तो ब्रेक ही नहीं होगा, ये तो उसमें है ना, इसमें नो आयन्स, इसमें कोई आयन्स ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स आयन भी नहीं, ओवरऑल चार्ज नहीं है, ठीक है। और ये जब ब्रेक करोगे तो देखो Cl कुछ नहीं तो 1, तो 1 प्लस आएगा और ये माइनस टूटेगा, 2 आयन्स हो गए। इसमें कितना हो गया, 2 आयन्स हो गए, टोटल 2 आयन्स हो गए। इसमें 3 जाएगा इस पर, तो 3 प्लस चार्ज होगा और Cl पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि उस पर कुछ नहीं तो 1 था। तो बताना है। और आपको और न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या होंगे कि इस पे 3 प्लस आया ना, तो 3 क्लोरीन भी तो रहेगा, धीरे धीरे ऐसे रहेगा ना, तब ना 3 नेगेटिव चार्ज प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 Cl माइनस आया और एक ये खुद आया, ठीक है। एक कुछ नहीं तो 1 आ गया, ठीक है। चार्ज को नहीं देखना है, नंबरिंग यहाँ खुद कितना बार है, ठीक है। तो 3 1 4 हो गया। इसमें कितना आ रहा है बच्चा, 4 आयन्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें कितना आया, 3 आयन्स आए, इसमें कितना आया, 3 आयन्स। ये मेंशन कर लेना ब्रेक करके, राइट। तो ये आप बताना सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स किस में बच्चा, तो सी में सर। तो ये सी आंसर आपका हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है ना, अरेंज, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होगा, कंडक्टिविटी होगा सॉल्यूशन में, किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, नंबर ऑफ आयन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। फिर 2 वाला, फिर 3, सबसे ज़्यादा 4, फिर 3 2, मतलब कौन ऑप्शन होगा, पहले सी आ जाएगा, सी ऑप्शन वाला सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद 3 आयन्स वाला यानी डी वाला, ठीक है। और उसके बाद 2 वाला, और इसमें तो नहीं, सबसे लोएस्ट हो जाएगा ये वाला, राइट। ये आंसर हो जाएंगे। बहुत ईजी था, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है बस, आपको कहीं, ठीक है। बस कहानी खत्म। ये यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, नंबर ऑफ आयन्स, ठीक है। यही बात जो अभी लिखवाएं, ठीक है, जो अभी लिखवाएं आपको। इसमें कह हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है। तो वही है, मोलर का मतलब 1 मोल का, ठीक है, 1 मोल का। तो बात वही इलेक्ट्रिकल 1 मोल का, 2, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आयन सबके लिए 1 मोल्स का है, तो 2 मोल्स में वही बात, इसके लिए टेंशन वाली है नहीं, ठीक है। कुछ नहीं तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, आपको कहना है कि एक मोलर है ना, कंडक्टेंस, ठीक है, किसका ज़्यादा होगा, कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा, कंडक्टेंस कर लीजिएगा इन एक्वस सोल्यूशन। तो देख लीजिए नंबर ऑफ आयन्स सबसे ज़्यादा किसका होगा, ठीक है। हाईएस्ट पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स किसमें होगा, आपको झलक रहा होगा, यहाँ पर होगा ये ऑप्शन। 4 इधर जाएगा बच्चा, प्लस में हो जाएगा, तो Cl को भी
इसको तो Cl को रखना पड़ेगा माइनस, तो 4 को रखना पड़ेगा ना, 4 से नेगेटिव चार्ज 4 प्लस चार्ज होता है ना, न्यूट्रलाइज होगा। इसमें टोटल आयंस कितना हो जाएगा, 5 आयंस हो जाएंगे, ब्रेक आप कर ही लोगे, ठीक है। इसमें कितना हो गया, 2 1 3 आयंस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको 2 आयंस हो जाएंगे, और इसमें 3 1 4 आयंस हो जाएंगे, 4 आयंस, इसमें आपको 4 आयंस हो जाएंगे। क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा किसमें हो गया बताओ, पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर। चलिए आंसर है। ऑल लाइगेंड्स आर, बताओ लाइगेंड जो होते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इसी कारण से ये कहलाते हैं ल्यूस बेस कहलाते हैं। याद रखिएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो ल्यूस बेस कहलाते हैं, राइट। तो देख लीजिएगा आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। तो इसमें देखिएगा डबल सॉल्ट क्या होता है, देखिएगा एग्जाम्पल डबल सॉल्ट का तो अच्छे से याद है, पोटासियम, बात खत्म करो इसमें। देखिएगा आगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना, बेसिक चीज सीखते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो थे उसके। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, तो देखिएगा सिंपल सा कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम और जो लाइगेंड का कलेक्टिवली यानी पूरा सामूहिक जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो इसके जो अंदर वाले, ठीक है, यानी बॉक्स के जो अंदर वाले कलेक्टिवली है ना ग्रुप को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है, यानी इसको, ठीक है, ये, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाते हैं, राइट, जो अंदर होते हैं ये पूरे, ठीक है, बॉक्स के साथ, मतलब बॉक्स के जो अंदर वाले होते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, देख लीजिएगा, पलटने की आवश्यकता नहीं है। ग्रुप ऑफ सेंट्रल मेटल एंड ऑल लिगेंड्स आर कलेक्टिवली नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्लियर है बच्चा। चलिए आगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, तो सेंट्रल मेटल, इसमें स्फीयर के बाद बता देते हैं क्या होता है। देखिएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, केयरफुल, Fe6 ऐसे, तो इसको ब्रेक करना आपको आता है ना। पहले वाला पे ये पोटेशियम के प्लस टूटेगा, पहले वाला पर हमेशा प्लस देते हैं चार्ज, और बाद वाले पे क्या होंगे, माइनस होंगे। ब्रेक करना आप लोग को सिखाए हैं, राइट। इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, कितना होगा, एक्सचेंज होगा, 4 उस पर जाएगा, बैलेंस से एक्सचेंज हो जाएगा। अब इस पे बताना न्यूट्रलाइज, ये काउंटर आया ना तो पक्का तो न्यूट्रलाइज हुआ होगा ही चार्ज, ठीक है। तो इस पे है ना चार्ज नेगेटिव है, ये प्लस एक है, तो 4 टाइम्स कर देंगे, 4 तो आ जाएंगे, तो 4 पॉजिटिव बन जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, तो 4 और 1 5 आयंस, खुद 1 है, आगे कुछ नहीं तो 1 लगा हुआ। क्लियर है बच्चा। तो 1 आयंस इधर और 4 आयंस इधर, तो टोटल 5 आयंस है इसमें। तो इस पर फायदा मिलता है ना, आयंस काउंटिंग करना आना चाहिए। इस पे क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का पूछ लेता है। क्लियर है। तो यहाँ से जब ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ से जो आपको बॉक्स के जो चार्ज हैं, बॉक्स के साथ जो ओवरऑल चार्ज के साथ, ठीक है, ये जो होते हैं, ठीक है, तो यही आपको क्या कहलाते हैं, यही जो कहलाते हैं आपके। अगर इस कंपाउंड में अगर आपसे पूछा जाए कॉम्प्लेक्स में कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखिए, तो सिर्फ इतना ही नहीं करना है, ओवरऑल चार्ज के साथ है ना, जो ब्रेक करने के बाद जो ये आएगा, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलिएगा, CS कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है। तो याद रखिएगा, सिर्फ इसको नहीं बोलना। अगर इसमें बोलेगा कि काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन आगे बताने वाले हैं, जो बाहर होता है ना, आउट साइड है ना ऑफ ब्रैकेट, जो बाहर बैठा हो रहा था वो काउंटर आयन होता था। पोटेशियम है तो सिर्फ ये के नहीं, तो के प्लस बोलना है, वही 4 टाइम्स आया, लेकिन है कौन, के प्लस ही तो आया है, तो यहाँ पर के प्लस काउंटर आयन होंगे, ठीक है। तो अब बिना ब्रेक किए आप नहीं बता सकते एक्चुअली। अगर डायरेक्ट पूछा जाए इनमें से बताओ कौन है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो ब्रेक पहले करना है। तो चार्ज के साथ ओवरऑल बॉक्स, ओवरऑल चार्ज के साथ होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। अगर सिर्फ बॉक्स बोल रहे हो तो आपको क्या होता है, ये खाली से बॉक्स के जो अंदर वाला होते हैं, ये वाला, ये तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है,
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और जो बाहर वाला बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी केफ वाला जो यहाँ पर है वो काउंटर आयन होता है, जो अभी बताने वाले हैं। देखिए काउंटर आयन, तो काउंटर आयन न्यूट्रलाइज करने के लिए आते हैं चार्ज को, अभी बता रहे थे कई बार, ठीक है। तो काउंटर आयन इसमें अगर आपको ब्रेक करना भी तो अभी सिखाए थे, तो काउंटर आयन यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर बताओ, इसमें तो कौन बताना, इसमें तो काउंटर आयन है ही नहीं, नो काउंटर आयन। बाहर बैठा हुआ है कोई नहीं है, आउटर ही रहेगा, बाहर लोग इसमें बैठा हुआ काउंटर आयन क्या बनेगा वो तो तोड़ने के बाद पता चलेगा। तो ये बैलेंस 3 इस पे आएगा, आपको पहले बैठा हुआ तो प्लस ही आएगा, और बस क्लोरीन पे माइनस आएगा, तो कुछ नहीं, तो वन नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन आपको काउंटर आयन तो पक्का चार्ज तो न्यूट्रलाइज हुआ होगा, तो 3 प्लस है तो 3 नेगेटिव ही होना चाहिए। क्लियर है, तो ये कहानी इसमें बनेगा H2O3, राइट, ये कहानी बनेगा। आ रहा है बच्चा समझ में? तो क्लियर है। और इसमें तो अभी बताए पीछे, ठीक है, के प्लस इसमें काउंटर आयन बन जाता है, तो बिना ब्रेक किए आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो काउंटर आयन सबसे पहले जो बैठा हुआ रहता है पोटेशियम ही बनने वाला चार्ज के साथ, है ना। एक्चुअली कौन होगा वो एग्जाम में लिखना, सिर्फ के नहीं लिखना आपको एग्जाम में, ठीक है। अगर इसमें से पूछेगा काउंटर आयन कौन है, तो पोटेशियम आयन तो लिख सकते हो, लेकिन अगर के प्लस या चार्ज के साथ लिखना है एक्चुअली, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब आते हैं सेंट्रल मेटल एटम, है ना, या आयन्स क्या होते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम, है ना, एटम या आयन क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि बॉक्स के अंदर होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या बोलते हैं, जो बॉक्स के अंदर वाला रहता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या होते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम बीच में होता है, और लाइगेंड आपको पता है, ये सब बैठे हो रहे थे इधर, तो लाइगेंड इसको डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करने का काम करता है लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन को, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होता है, मतलब ये जो बॉक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच में ही बैठा हुआ रहता है सेंट्रल मेटल है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के एक बार में एक्सेप्ट करते हैं, क्लियर है। तो ऑल जितने भी लाइगेंड है सबसे इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लियर है। तो वही होता है ये सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ये आयंस के फॉर्म में भी हो सकता है, एटम के फॉर्म में भी हो सकता है, वो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें सेंट्रल एटम है या आयन है, यानी, ठीक है। तो देखिएगा इसका आपको निकाल कर बताते हैं, आपको कुछ सिखाया नहीं है, इसका न्यूट्रल चार्ज पे कुछ नहीं होता, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें चार्ज 0 हो गया, इसका मतलब सिंपल सा है, एटम के फॉर्म में है, इसमें न्यूट्रल है, ठीक है, यानी एटम यहाँ पर आ गया, एटम के फॉर्म में, ठीक है। इसमें आप निकाल सकते हो, देखिएगा पी एक्स मान लीजिए, ये चार्ज -1 होता है इस पर, तो 2 टाइम्स, और ये न्यूट्रल होता है बराबर 0, तो यहाँ पर एक्स बराबर 2 आ गया, तो ओवरऑल चार्ज जो आता है ना निकल के, पी टी पे नहीं +2 चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आयन के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पर आयन है, सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे, और यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन्स है, CMI, ठीक है, क्लियर है, CMA, क्लियर है यहाँ पे। तो बिना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले आप नहीं पता कर सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाएंगे कैसे निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे सेंट्रल एटम का, तभी पता चलेगा कि किस स्टेट में बैठा हुआ, और कोई चार्ज आ रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव, इसका मतलब आयन के फॉर्म में है। तो आपको अगर पूछेगा कि इसमें से सेंट्रल एटम या आयन, तो आप बिना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल नहीं पता कर पाओगे, क्लियर है। चलिएगा, सेंट्रल मेटल अटैच है ना एसिड, देखिएगा आपको हम उसी टाइम बताए थे कि एटम आपको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है लाइगेंड के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए इल्यूस एसिड कहलाता है, ठीक है, इल्यूस एसिड जैसा बिहेव करता है, काम करता है ये। और ल्यूस है ना, ये अब डोनर कौन होता था, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता था, लाइगेंड, तो इसीलिए इसको क्या बोलते थे, लेविस बेस कहलाता है,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला। तो थैंक यू, आप पढ़ाई करते रहो बढ़िया तरीके से, और जल्दी ये लेक्चर ख़त्म कर देंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 3 लेक्चर में आपको ख़त्म हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत हुआ होगा नहीं, ठीक है। थैंक यू।